Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome you again to another interesting episode of Face to Face series with emerging corporates, where we introduce these companies to you. We discuss about their business plans, their future outlook, and obviously we talk to them about their future prospects. And today, friends, we have got a very interesting company by the name of Cantabile Retail India Limited. It's a retail focused company, and we have the privilege of having the senior management team, Mr. Shivendra Nigam, who's the CFO of the company. Shivendra ji, welcome to the show, and thank you very much for sparing your valuable time with us today. Thank you, Avinash ji. It was our pleasure to talking with you and on your channel. So thank you very much for giving us the opportunity to share what we are doing and what our thoughts are. Okay. So Shivendra ji, my first question to you is that Cantabile is a very visible brand. In fact, I've come across many retail outlets of Cantabile. In the place where I reside, I stay somewhere in Bandra. So, we see at least prominent places में आपका retail outlets काफी, मशहूर और famous है. तो मुझे बताइए सर कि पहला ये Cantabile का brand और ये business journey कैसे शुरुआत हो गई? If you can share with us something about your business journey, about the company, what is the business model? Broadly, आप कौन से segments में cater करते हैं? Whether it is men and women both or whether it is kids segment? एंड बेसिकली इसको अगर मैं जोड़ दूं तो कौन से प्राइसिंग पॉइंट्स में आप अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशन करते हो? तो इफ यू कैन ऐड सम कलर ऑन दिस एंड देन वी कैन स्टार्ट. थैंक यू सर, थैंक्स सर. सो पहले जर्नी से स्टार्ट करते हैं. मैं ब्रॉडली जरा 2 मिनट आपसे लूंगा कि कैसे जर्नी कैंटाबिल कंपनी की स्टार्ट हुई. तो बेसिकली कैंटाबिल इज अ कंपनी व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मिस्टर विजय बंसल. मिस्टर विजय बंसल जो बेसिकली बंसल सर
जींद हरियाणा से हैं, दिल्ली से थोड़ा ही दूर है जींद हरियाणा। वहां से ही केम टू दिल्ली इन द ईयर 1987 अपने पैटर्नल बिजनेस से अलग होके, मतलब अपना नया बिजनेस उन्होंने खुद दिल्ली जाके जब वो सबको संभाल लिया कि हम आगे जाके करेंगे, तो उन्होंने दिल्ली आए 1987 में, और 1989 में ही एस्टेब्लिश्ड द कंपनी। Initially for the 10 years he was in distribution business and he was started with the garment में आने का कैसा रहा कि वो लोकल ब्रांड्स के साथ मिलके जिप बटन बिजनेस में काफी कंट्रोल किया, और उनके साथ एमबीओ से मिलकर उन्होंने काम किया। जब वो इस जर्नी में आए तब उन्होंने सोचा क्यों ना अपना ब्रांड स्टार्ट किया जाए, तो वो एक 10 साल की जर्नी अलग थी। तो उन्होंने 2000 में फॉर द ईयर 2000 कैंटाबिल एज ए ब्रांड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। नाउ वी आर ए 22 years प्लस ब्रांड। सो जब कैंटाबिल एज ए ब्रांड 2000 में स्टार्ट हुआ, तब हमारे जो बहुत ही प्राइम 4 लोकेशन थी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली बेस्ड ब्रांड था, दिल्ली से स्टार्ट हुआ, तो 4 प्राइम लोकेशन जैसे कि करोल बाग हुआ, सीपी हुआ, उसी तरह 4 प्राइम लोकेशन थी जहां से कैंटाबिल की ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसी तरह से धीरे धीरे स्टोर खोलते रहे, अपने बिजनेस को बढ़ाते रहे, ईबीओस में ही हम है मेनली। तो उस तरह से करते करते फिर 2010 में बंसल जी आईपीओ लेके आए कंपनी का। फिर हमने 2010 में कंपनी का हम आईपीओ लाए, और उसके बाद जो फेज था, आज हम 2022 में खड़े हैं, जहां पर कंपनी ने अपने धीरे धीरे स्प्रेड्स और रेंज को फैलाते हुए आज हम 450 स्टोर पे खड़े हुए हैं। तो इस तरह से कंपनी धीरे से हमारी स्टार्ट हुई। हमने भी टर्न अराउंड देखे, शुरू में आईपीओ आने के बाद कुछ मार्केट कंडीशंस ऐसी थी कि थोड़ा सा रोलर कोस्टर ड्राइव रही, काफी संघर्ष रहा, और उससे सीख के हमने कुछ एक्सपेंशन रोके, जिस पर मैं आगे बताऊंगा। फिर हमने लास्ट में एक्सपेंशन स्टार्ट करके जो 4-5 साल से हम काफी अच्छा कर रहे हैं। तो कंपनी की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि पहले कंपनी बनी, फिर हमने आईपीओ लाया, और उसके बाद वी आर डूइंग गुड। फिर आपने बोला कि किस तरीके से मॉडल में है, तो वी आर सर इन मेनली ईबीओस। हमारे जितने भी 450 स्टोर आज की तारीख में 445 नंबर है आज का, उसमें सारे के सारे हम एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स में डील करते हैं। हमारे ईबीओस है सारे, हमारे सारे कंपनी ओन्ड स्टोर्स हैं, में कंपनी स्टोर फ्रेंचाइजी का थोड़ा मिक्स मॉडल है। तो इस तरह से हम ईबीओस में स्टार्ट में हम डील करते हैं। उसके बाद जो मिक्स आपने बोला, तो हम आज इट्स अ कैंटाबिल इज अ कंप्लीट फैमिली वेयर ब्रांड। आज हम एक कंप्लीट फैमिली वेयर ब्रांड है। हम ऑब्वियसली जब स्टार्ट हुआ था ये मेंस डोमिनेटेड था, हम मेंस सेगमेंट में थे, बट उसके बाद हमने मेंस में किया। फिर 2007-8 में हमने लेडीज अपना वेयर लॉन्च कर दिया था, और फिर जस्ट पेंडेमिक के पहले हमने किड्स लॉन्च किया था फॉर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018, कैलेंडर ईयर 2018 के। तो आज कैंटाबिल एक ऐसा वन स्टॉप शॉप है जहां पर कंप्लीट फैमिली आके एक अपनी हर तरह की ईटिंग में अपनी शॉपिंग कर सकती है। वी आर कैटरिंग एंड पोजीशनिंग आवरसेल्फ एज ए मिड प्रीमियम सेगमेंट। आज मिडिल सेगमेंट से थोड़ा ऊपर और मिड प्रीमियम सेगमेंट में है। तो इस तरह से कैंटाबिल की जर्नी थी, ईबीओस में है हम सर, और आज हम इस तरीके से पूरा कंप्लीट फैमिली वेयर ब्रांड बन चुके हैं। ठीक है, तो शिवेंद्र जी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से रहेगा कि मैंने आपको प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी आपका जो प्रोडक्ट का बकेट है, यानी प्राइसिंग है, वो अगर आप थोड़ा सा हमको रेंज बताएं कि कौन से रेंज से, प्राइस रेंज से ये शुरू होता है, प्लस मेंस और वुमेन सेगमेंट में आपका बेसिकली आगे फोकस क्या रहेगा, कि ज्यादातर मेंस पे ही आप फोकस करोगे, कि जैसे आपने बोला कि वुमेन सेगमेंट में भी आपने एंट्री की है, अभी आप एक फैमिली ब्रांड सिग्निफाई करते हो। तो ऑन द वुमेन सेगमेंट एंड किड सेगमेंट इफ यू कैन टेल अस कि आगे कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, और ये प्राइसिंग पॉइंट्स आप कौन से प्राइसिंग पॉइंट से शुरू होते हो और वो कहाँ तक जाता है, यानी व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, आर यू केटरिंग टू द मिडिल क्लास और द अपर मिडिल क्लास काइंड ऑफ सेगमेंट, इफ यू कुड गाइड अस हियर। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो जैसे मैं अगर प्राइसिंग पॉइंट किया तो हमने जो अपने आप को पोजीशन किया है, जैसे मैं बताऊं, हमने अपने आप को मिड प्रीमियम सेगमेंट में पोजीशन किया है। मिडिल से लेके मिड प्रीमियम सेगमेंट का जो हमारा कस्टमर है वो हमारी ऑडियंस है, जिसको हमने अपने आप को पोजीशन किया है। तो आज अगर मैं बात करूं, हमारा जो है वी आर प्रोवाइडिंग ए क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। आज की तारीख में क्वालिटी पे बोल रहे थे, हाई एंड की क्वालिटी आपको मिलेगी और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। तो जैसे हम अपनी बात करें, हमारी एक शर्ट है, तो शर्ट की प्राइसिंग अगर मैं करूं, जो रियलाइजेशन प्राइस है शर्ट का स्टार्ट हो जाता है वो 1000 और 1100 रुपीज से हमारा स्टार्ट हो जाता है। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन अ फ्रेश वेयर साइड, जिसपे हम थोड़ा इनिशियल 20% का कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। उसी तरह ट्राउजर्स की रेंज पे अगर हम जाते हैं तो 1400 रुपीज में हमारा ट्राउजर। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पोजीशनिंग है वो मिडिल क्लास कस्टमर से लेके मिड प्रीमियम सेगमेंट तक किसी भी विद वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी में सर आज की तारीख में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, चाहे वो हम हो चाहे कोई भी ब्रांड हो। तो क्वालिटी मेंटेन्ड है, इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस वेयर, जहां पर हम अपने आप को पोजीशन करते हैं। एक हमारे जो ऑडियंस है, अगर आज हमारा 20 का लड़का जो आके शॉपिंग करता है, जो कॉलेज गोइंग है, से लेके 50-60 ईयर्स की एज तक के बीच जो ऑफिस गोइंग है सारे हैं, कैजुअल वेयर्स है, वी आर वेरी मच इन रेंज। आज जब कैंटाबिल के स्टोर पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कंफ्यूज भी हो जाए कस्टमर की ये फॉर्मल का है, ये कैजुअल का। इतनी रेंज है हमारे पास मेंस में कि हम कंफ्यूज की कंप्लीट रेंज। वी आर नॉट इन एथनिक, मैं पहले क्लियर कर दूं, एथनिक में हम सप्लाई नहीं करते, हम एथनिक वेयर में नहीं।
उसके अलावा वेदर इट्स अ फॉर्मल ब्रांड, वेदर इट्स अ कैजुअल ब्रांड, कंप्लीट रेंज हमारे पास है। सेम हमने अभी लेडीज में भी आया है। लेडीज में जैसे हमने बताया 445 स्टोर्स हैं, तो आज 200 प्लस स्टोर्स पे हमारा लेडीज भी है, मेंस के साथ साथ लेडीज है और फैमिली स्टोर भी है। तो लेडीज की भी रेंज में जो भी फॉर्मल ऑफिस गोइंग है, कुर्ती है, लेगिंग्स है, जितनी भी ये रेंज है वो कंप्लीट है, और किड्स के केस में कैजुअल होता है। तो ये हमारा प्राइसिंग पॉइंट है, और हमारा जो सेगमेंट है वो हम मिड प्रीमियम सेगमेंट तक हम से कैटर करते हैं। जी सर। बिल्कुल। तो शिवेंद्र जी, मेरा तीसरा सवाल रहेगा कि अपना मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो आपने बोला कि करीबन 445 आपके एक्सक्लूसिव आउटलेट्स है। तो इसमें से अगर ज्योग्राफिकली मैं पूछूं, तो इफ यू कैन गिव अस सम आइडिया व्हाट हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, इसका थोड़ा सा ब्रेकअप अगर अगर हम आपको हमें दे दें। जी सर। तो जैसे मैंने आज के बाद बताया 445 स्टोर्स है। स्पेसिफिकली जो मेरा लास्ट क्वार्टर क्लोजिंग का नंबर था 439 स्टोर्स का, उसमें आज हम 19 स्टेट्स में अपने आप को सर्व करते हैं। 19 स्टेट्स में हम प्रेजेंट हैं। बेसिकली साउथ इंडिया में जो मेजर 4 स्टेट है वहां पर हम नहीं है। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया वी हैव बीन एक्सपेंडिंग। तो अगर मैं ज्योग्राफिकली बात करूं, तो जैसे एनसीआर इनिशियल स्टार्टेड ब्रांड था, तो एनसीआर में इटसेल्फ मेरे 85 है। तो अगर मैं नॉर्थ की बात करता हूं, नॉर्थ इंडिया में अप्रॉक्स अपने 230 स्टोर है। नॉर्थ इंडिया की मैं बात करता हूँ। फिर हम वेस्ट में चले जाते हैं। जब मैं वेस्ट में जाता हूँ, 130 प्लस स्टोर्स वी आर सर्विंग टू द वेस्ट। अगर मैं सेंट्रल इंडिया की बात करता हूँ, सेंट्रल इंडिया में अभी हमारा एक्सपेंशन जो था वो पिछले 2 साल से ही स्टार्ट हुआ है। एमपी से स्टार्ट किया, आज वहां पर भी हमारे 30 स्टोर्स है। इसके बाद मैं अगर ईस्ट की बात करता हूँ, तो आज हमारे लगभग 30 स्टोर्स ईस्ट में है। तो बेसिकली हम चारों तरफ ही हैं। साउथ इंडिया में अभी हम नहीं है, और इमीडिएटली मतलब नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स प्लान इमीडिएटली नॉट टू गो इन द साउथ इंडिया। तो ये अपना ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरीके से हम सर्व कर रहे हैं, और आगे बढ़ने का भी प्लान कंपनी का इसी तरीके से है। ठीक है। तो शिवेंद्र जी, ये तो बात समझ में आ गई, बट टेल मी वन थिंग कि नॉर्मली ऑन एन एवरेज एवरी ईयर व्हाट इज द काइंड ऑफ कंपनी स्ट्रेटजी कि कितने रिटेल आउटलेट्स कंपनी लगभग प्लान करती है कि नए आउटलेट्स अगर इंक्रीज करनी है? क्योंकि मैं आपका प्रेजेंटेशन देख रहा था कि आपने अच्छी तरह से बताया कि हर साल आपका स्टोर एडिशन होता है, सो आपका पेनिट्रेशन इज गेटिंग बेटर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. So first of all, what is the kind of planning which the company does? What kind of geographical areas does the company plan? और ये प्लानिंग एक्चुअली होती कैसे? आप किस प्रकार का रिसर्च करते हो कि कौन से एरिया में आपको एक्सपांड करना है, कौन से मार्केट को टैप करना है? और मोटा मोटी एक स्टोर अगर आपको लगाना है, आपने बोला आपका ज्यादातर एक्सक्लूसिव आउटलेट्स होते हैं जो कंपनी ओन्ड होते हैं, तो मोटा मोटी हर स्टोर का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल कॉस्ट कितना होता है, और इसका नॉर्मल ब्रेक इवन टाइम फ्रेम क्या होगा? कितने टाइम में हम ये मान के चलिए कि स्टोर प्रॉफिटेबल होता है एंड इट स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू बोथ द टॉप लाइन एंड प्रॉफिटेबल? सर 2-3 प्रश्न जो आपने पूछे उनका मैं एक एक करके जवाब देता हूँ कि हमारा एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या रहती है। तो अगर आपने देखा हो, तो हमने, जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ी सी रोलर कोस्टर राइड रही है पीछे आईपीओ के बाद से। तो पहले 3 साल जो था वो ऑब्वियसली टर्बुलेंस के टाइम से उसमें हमने भी लॉसेस करा। उसके बाद हमने उससे लर्निंग ली, और अगले 3 साल, यानी अगर मैं FY 14, 15, 16 की बात करूं अप टू 17, हमने कंपनी को कंप्लीटली करेक्शन मोड में डाला। हमारे जो ओनर थे बंसल, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप कंपनी को कंप्लीटली करेक्ट करिए। हमने कंपनी को कंप्लीटली करेक्ट करा, तो उसके विजुअल से लेके, स्टोर से लेके, प्रोडक्ट पे लेके, हर चीज पे काम किया, एंड देन ओनली वी स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। तो पिछले 5 सालों से अगर आप देखें, तो हमारा जो क्राइटेरिया है, अगर मैं एग्जैक्टली नंबर याद करूं, तो FY 2017 में हमारे पास 165 स्टोर्स थे, और हमारे पास 165 के अप्रॉक्स था। अगले साल हमने बहुत ही कॉशियसली 25 स्टोर खोले और 196 करोड़ का टर्नओवर किया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम हर महीने 4-4, 5-5 स्टोर खोलते रहे, और 240 नंबर ऑफ मेरे पास स्टोर थे, दैट इज FY 19। और उसके बाद हमारा टर्नओवर था 280 करोड़ के आसपास। तो ये जो 5 से 6 स्टोर हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, नेक्स्ट ईयर हमने फिर खोल के, फिर पेंडेमिक आ गया और हमने 300 स्टोर थे FY 20 में, जब हमने 338 करोड़ का टर्नओवर किया था। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि हम हर महीने 6 से 7 स्टोर खोलते हैं, 6 से 7 स्टोर खोलते हैं, और ऑल स्टोर्स आर वाइबल एंड प्रॉफिटेबल। पिछले 3-5 सालों से इसी स्ट्रैटेजी पे कर रहे हैं, जिससे हर 5-5, 6-6, 7-7 अच्छे स्टोर खोलते हुए हम आज 445 स्टोर में पहुंचे हुए हैं। और आगे का भी कंपनी का प्लान यही है कि हम एवरी मंथ, बिकॉज वी आर ए स्पेसिफिक बिलीवर ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। स्टोर खोलने का सर नंबर का कोई मतलब नहीं है। 445 की जगह हम 425 भी होते हैं तो हम इसी तरीके से, उसमें कोई इशू नहीं था। इट्स नॉट अबाउट नंबर गेम। तो सस्टेनेबिलिटी बेसिस पे 6 to 7 स्टोर पर मंथ हम खोलते हैं, और ये कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा जब तक हमारा का भी इमीडिएट टारगेट है नेक्स्ट 2 ईयर में 1000 करोड़, एंड देन वी हैव टू टेक द कंपनी टू द 2000। तो ये हमारा एक्सपेंशन का प्लान है।
अब सिलेक्शन की बात आई, जैसे आपने पूछा कि उसका क्राइटेरिया क्या रहता है हमारे स्टोर्स के सिलेक्शन का, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा स्टोर हम खोलने की कोशिश नहीं करते जो हमें 1 करोड़ रुपए से नीचे का रेवेन्यू। हमारी स्ट्रैटेजी है, हम 1 करोड़ से ऊपर का जो स्टोर होता है वही खोलते हैं। और आप लोग के मतलब सहयोग से आज की तारीख में हमारा जो वेटेड एवरेज नंबर आएगा इस सारे स्टोर्स का, दैट वुड कमिंग अराउंड 130 प्लस, मतलब 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ऊपर ही आ जाएगा। बैलेंस शीट नंबर पे अगर नेट ऑफ टैक्सेस की बात करूं तो 120 प्लस का मेरा नंबर आएगा। तो सारे स्टोर आज की तारीख में कंपनी के 445 के सारे स्टोर हमारे प्रॉफिटेबल है। ब्रेक इवन की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रेक इवन अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो पहले महीने से ही कैंटाबिल एक वो ब्रांड बना हुआ है जो पहले महीने से ही आपको अर्निंग देता है और ब्रेक इवन से ऊपर का नंबर देता है। बट अगर ब्रेक इवन की मैं बात करता हूँ कि साल की कॉस्ट मिला ले, क्योंकि उसमें मेन कॉस्ट होती है, रेंट भी होगा, सैलरी भी होगा, सारी चीजें होंगी, तो 6 महीने का मेरा ब्रेक इवन पॉइंट रहता है कि अगर मेरा 6 महीने कोई स्टोर रन कर लेता है, दैट विल बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट। फिर आप तो इस तरीके से हमारा है कि हमारा एक्सपेंशन स्ट्रेटजी ये है, 6 से 7 स्टोर पर मंथ हम खोल रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, लगातार अपन आगे उनको खोलेंगे। हमारा जो एक स्टोर का ब्रेक इवन रहता है वही 1 करोड़ से ऊपर का हमारा टारगेट रहता है और हम ब्रेक इवन करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट की बात जैसे आपने पूछी कि एक स्टोर को खोलने में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, उससे पहले मैं आपको सर बताना चाहूंगा जैसे कि कंपनी ओन्ड स्टोर्स में का मतलब है कि जितने भी मेरे आज की तारीख में स्टोर्स हैं इसका रेशियो हमारा 70-30 का है। 70% कंपनी ओन्ड स्टोर्स हैं और 30% फ्रेंचाइजी मॉडल है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो जो मेरे कंपनी ओन्ड स्टोर्स होते हैं उनमें आज की तारीख में जो मेरे स्टोर्स का एवरेज साइज है, एवरेज साइज अगर मैं उसको लेता हूँ वो लगभग 1050 से 1200 स्क्वायर फीट का स्टोर है। स्टोर बड़े भी खुल रहे हैं लेकिन पुराने को 700 भी थे, 800 भी थे, 1000 स्क्वायर फीट भी थे, जो कि आज एवरेज साइज हमारा 1200 है। तो अगर मैं आज ये करता हूँ तो मेरे एक स्टोर को खोलने में मेरा 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की लगभग केपेक्स की कॉस्ट आती है। दो तरह का इन्वेस्टमेंट है, 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की मेरी केपेक्स कॉस्ट आती है। और इसमें दो चीजें, एक हमारा केपेक्स लगता है, मेनली मेरा जो इन्वेंट्री रहता है वर्किंग कैपिटल साइकिल रहता है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल में अगर मैं आज 1000 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें 5 से 6 पीस पर स्क्वायर फीट रखने पड़ते हैं। तो यानी अगर 1200 स्क्वायर फीट है तो उसमें 6000 पीस फ्रंट एंड पे इन्वेंट्री रहेगी और बैक एंड में भी उसकी 50% इन्वेंट्री रहती है, क्योंकि जो साइकिल है वो लगभग 6 मंथ्स का है, मेरे सिलेक्शन से, सैंपल सिलेक्शन से लेके मेरे शेल्फ पे माल पहुंचने तक का 50% इन्वेस्टमेंट मेरा उधर रहता है। तो इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आज मान के चलिए 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 20 से 22 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट के स्टोर को बनाने में लग जाते हैं। 1200 का होगा तो 25 लाख रुपए लगेंगे, 25 लाख रुपए की इन्वेंट्री लग जाती है। 3 महीने का स्टोर में जो लैंडलॉर्ड होता है उसको हमको डिपॉजिट देना पड़ता है। तो लगभग 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पर स्टोर में जो कंपनी यूनिट स्टोर है उसमें लगता है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है जी। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी तरह से आपने आर्टिकुलेट किया। अभी बताइए कि सर अगले 2-3 साल में, आई मीन ये जो स्टोर का काउंट है अभी हम 445 पे हैं, व्हाट जी इज द कंपनी स्ट्रेटेजी अगले 2-3 साल? लाइक अभी हम FY23 खत्म करेंगे और आगे 3 साल की मैं अगर बात करूं तो व्हाट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, कंपनी कितने स्टोर्स आउटलेट प्लान कर रही है? यानी टारगेटेड नंबर नहीं बट एक ब्रॉड नंबर भी आप अगर दे देंगे तो हमको एक अंदाजा आएगा कि किस प्रकार का ग्रोथ कंपनी एनविसाज कर रही है। तो सर जैसा मैंने बताया कि सेम स्ट्रैटेजी है हमारी कंपनी की। हम जो ग्रोथ कर रहे हैं और जिस हिसाब से हैं 6 से 7 स्टोर खोल रहे हैं और यही हमारा प्लान है। हम खोलने को 10 स्टोर भी खोल सकते हैं, वी आर द कैश रिच, हम डेट फ्री कंपनी, हम खोलने को तो और भी खोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी लॉस में नंबर नहीं करना है अपने को। तो हम 6 से 7 से 8 स्टोर ही मैक्सिमम खोलेंगे। तो आप मान के चलिए 80 स्टोर साल के अगर खोलते हैं तो अगले 3 सालों में आज जो मेरा 450 का नंबर है ये 700 स्टोर का मेरा नंबर हो जाएगा। जब मैं बिल्कुल 700 स्टोर पे हम जाके अपने आप को देखते हैं 3 साल बाद हम उस पर दिखेंगे और रेवेन्यू जो मेरा है आज से नेक्स्ट 2 इयर्स में 1000 करोड़ एंड देन ये मल्टीपल होते हुए 2000 करोड़ अपना टारगेट है। तो 700 स्टोर हम क्लियरली विजिबल है जो अगले 3 सालों में हम नंबर पहुंचेंगे जी। अच्छा सुरेंद्र जी, मेरे को एक बात बताइए कि पिछले साल मैं देख रहा था मार्च 22 का नंबर है, ये आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस काफी बड़ा था, अराउंड 45 करोड़। तो ये एक्चुअली किस ऑब्जेक्टिव से खर्चा किया था? इससे हम ये मान के चले कि 23 में काफी रिटेल आउटलेट्स आएंगे, क्योंकि 45 करोड़ तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल ठीक बात है सर, बताइए। जी बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब मैंने ये बात बोली है कि हम 2000 करोड़ पे हमको जाना है, तो फ्रंट एंड का तो एक एक्सपेंशन है ही जो हम खोल रहे हैं। मैंने आपको अभी जैसे बताया कि 25 लाख रुपए का मान लीजिए कैपेक्स लग जाता है एक स्टोर में। तो CWIP की बात करते हैं कि अगर हम अगले खोलेंगे तो मान के चलिए 25 करोड़ रुपया मैं कैपेक्स में लगाऊंगा। वो आगे ग्रेजुअली लगता रहेगा, इमीडिएटली तो लगेगा नहीं। तो इसको सप्लाई करने के लिए आज जो नंबर ऑफ गारमेंट्स हम बेच रहे हैं, जब 2000 करोड़ पे पहुंचेंगे 4 गुने नंबर ऑफ गारमेंट्स हो जाएंगे। उस पर पहुंचने के लिए मेरे को पूरा बैकएंड पे कंप्लीट व्यवस्था चाहिए। मुझे बैकएंड पे कंप्लीट व्यवस्था चाहिए कि मेरा सप्लाई चेन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए और मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस भी उसे मिले। तो इसमें जो सब मेनली इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमने एक अपना
वेयर हाउस कम कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए एक नींव तैयार करी है, जिसकी में जो लैंड की कॉस्ट है, दैट लैंड कॉस्ट इज मेनली बीन इंक्लूडेड इन दैट, जिस पर जो चीज है। तो उसके भविष्य के लिए 32 करोड़ रुपए की जो लास्ट बैलेंस शीट में आपको दिख रहा होगा, उस पर एक लैंड की कॉस्ट थी, खाली हमने लैंड खरीदी, इस साल से उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है और अगले 2 सालों में वो कंप्लीट बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, जिसपे अनदर 40 करोड़ के आसपास का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये वो था पार्शियल, जो मेजर उसमें चंक था, अपार्ट फ्रॉम रिटेल एक्सपेंशन जो आपने देखा होगा बैलेंस शीट में गया है, उसमें मेजर चंक एक ये था जो लैंड हमने है, जो अगले 2 सालों में लगभग उससे ही ज्यादा और इन्वेस्टमेंट होगा, और ये कंप्लीट भविष्य की तैयारी है सर, 1000-2000 करोड़ की नहीं, लंबे समय की तैयारी है। वो 11 माले की एक बिल्डिंग बनेगी जिसमें कंप्लीट वेयर हाउस, सप्लाई चेन, सारी चीजें जी। अच्छा शिवेंद्र जी, मेरे को और एक बात बताइए कि जी सर। बेसिकली क्या है ना कि अभी हम जिस सेगमेंट में काम करते हैं, जैसे आपने बोला आपका सारा जो प्रोडक्ट्स है, मेन सेगमेंट, वुमेन सेगमेंट काफी कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है। तो हमारे पीयर कंपैरिजन में कौन कौन से प्लेयर्स होंगे? रिटेल स्पेस में तो काफी ब्रांड्स है, आपका ब्रांड भी विजिबल है, तो मोटा मोटी व्हाट काइंड ऑफ कंपनी कैन वी कंपेयर इन द लिस्टेड स्पेस और मे बी इन द अनलिस्टेड स्पेस विद से कैंटेबल? यानी अगर पेयर टू पेयर कंपैरिजन करें तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन होगा जो नियरेस्ट आपको टक्कर देता है? क्योंकि मार्केट है तो अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, तो कॉम्पिटिशन आप है। कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे? इफ यू कैन शेयर सम नेम्स इफ इट इज पॉसिबल। सर देखिए, मैं इसका थोड़ा सा जवाब दूंगा कि एक ये सेगमेंट्स हैं डिफरेंट, तो हमारे सेगमेंट में कौन फिट होता है, जो हमारे इमीडिएट कॉम्पिटिटर है या हम जिसे कॉम्पिटिटर मानते हैं। तो स्पेसिफिक नेम तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे मैं बताऊं आपको, अगर मैं ब्रांड की बात करूं, तो आज की तारीख में जो हम अपने लिस्टेड स्पेस में जाएंगे, तो जैसे पीटर इंग्लैंड, दैट इज आवर टू बी ऑनेस्ट, राइट। इसी तरह अनलिस्टेड स्पेस में भी 1-2 ब्रांड होंगे जो हमारे इस तरीके से हैं। तो हमने, जैसे मैंने बताया ना, कि हम अपने को जो पोजीशंस कर रहे हैं, वो हमारी पोजीशंस है मिड प्रीमियम सेगमेंट की, सप्लाइंग रियल क्वालिटी प्रोडक्ट एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। जो आपको हमारे से ऊपर के ब्रांड होंगे, सेम चीजें, सेम शर्ट, सेम चीजें, जो वो उसको 2500, 3000 या 2000 प्लस पे, ऑब्वियसली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस पे करते हैं। वही चीज हम 1100-1200 रुपए में, अच्छा ब्रांड विद एक कंप्लीट शॉपिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि आज की तारीख में सर हम ये मानेंगे कि कपड़ा खरीदना सिर्फ एक जरूरत नहीं रह गई है। आज हम परिवार के साथ जाते हैं, आज वैसे भी इतना कॉम्पिटिशन है कि एक दिन हम पूरा उसमें निकालते हैं। अगर मैं 3 महीने में भी एक बार जाता हूँ, तो वो जो आज की तारीख में जो कैंटेबल का स्टोर है, इफ यू विजिट दोस स्टोर, दैट्स लाइक हैविंग ए कंप्लीट इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ द फीलिंग, कंप्लीट शॉपिंग एक्सपीरियंस। 2,500-3,000 स्क्वायर फीट के भी हम स्टोर खोल रहे हैं, 3-3 माले के हमारे स्टोर खोले हैं, बहुत बढ़िया स्टोर है। तो इट्स अ कंप्लीट आउटलुक। उसको देखते हुए जो हमारी प्राइसिंग है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। इमीडिएटली कॉम्पिटिटर का मैंने जैसे आपको बताया वो भी है। उसके अलावा जो इससे ऊपर के ब्रांड है, उनका एंट्रेंट लेवल कस्टमर जो है वो डेफिनेटली हमारा कस्टमर है, एंड एक बार हमारा कस्टमर आएगा वो नहीं जाएगा, दैट वी कैन एश्योर यू। इनफैक्ट एक बात मेरे को और पूछनी थी शिवेंद्र जी की, देखिए आपका बिजनेस मॉडल बहुत इंटीग्रेटेड है। मैं पढ़ रहा था आपके प्रेजेंटेशन से कि आपके ऑपरेशंस आर ऑल इंटीग्रेटेड, यानी आप खुद के फैसिलिटीज से गारमेंट्स बनाते हैं, फिर उसको ब्रांड करते हैं, मार्केट करते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है कि दूसरे रिटेल प्लेयर्स के मुकाबले में सर आपका जो इबिटा मार्जिन है, वो मैं देख रहा था सर, इट इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। 33-34% सर आप इबिटा मार्जिन कमाते हो, तो मुझे तो लगता है सर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने बिजनेस मैनेज कर रहे हो। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि सर हाउ हैज दिस बीन पॉसिबल? क्योंकि हम देखते हैं कि रिटेल तो बहुत वेफर थिन बिजनेस माना जाता है, वॉल्यूम बिजनेस माना जाता है, लेकिन आपने इस बिजनेस में इतना मार्जिन कैसे मैनेज किया और ये इतना सस्टेनेबल हो सकता है आगे चल के? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें 2 चीजें हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं, जो आपने 30% प्लस की बात करी है, उसमें आपने इंड AS 116 के जो प्रेजेंटेबल नंबर है उनको फैक्टर कर लिया है। इंड AS 116 फैक्टर्ड है, तो उसको अगर मैं हटा दूं, क्योंकि वो एक नोशनल एडजस्टमेंट है कि आज की तारीख में जो मेरा रेंटल है, मेरा धंधा रेंटल का है, मैं रेंट देता हूँ 55-60 करोड़ का, वो रेंट दिखता नहीं, वो डेप्रिसिएशन उसमें आ जाता है, इसलिए एबिटा बढ़ जाता है। लेकिन मैं अगर रियल बिजनेस एबिटा की बात करूं, तो वी आर रियली डूइंग ए हेल्दी मार्जिन। उसका रीजन क्या है सर? ये अगर हम देखें तो वही बात है ना, हमने अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल किया है। बट उससे पहले मैं ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि 3 तरह के मार्जिन है, हम पहले ग्रॉस मार्जिन करेंगे। अगर मेरा ग्रॉस मार्जिन सस्टेनेबल है, तो डेफिनेटली कॉस्ट फिक्स्ड है। हमारे धंधे में सर 2 मेन कॉस्ट है, एक रेंटल की कॉस्ट है और एक सैलरी की कॉस्ट है। वो चाहे स्टोर की हो, चाहे मेरी बैकएंड की कॉस्ट है, वो फिक्स्ड इन नेचर है। द मोमेंट आई विल ट्राई टू माई टॉप लाइन अप, जैसे मैं वो डायरेक्टली मेरे एबिटा को इम्पैक्ट करती है, जैसा आपने क्वेश्चन किया, ठीक है। तो कंट्रोलेबिलिटी क्या रही है कि आज की तारीख में जो मेरा डिस्काउंट है उसको हमें कंट्रोल करना है। डिस्काउंट देना है कस्टमर को, हम देते हैं, उसको कंट्रोल करना है। और मेरा एक पर्टिकुलर बेंचमार्क है कि मैं उस ग्रॉस मार्जिन को मेंटेन करूं। माय प्रमोटर
And our company, all the employees have been committed to maintain that gross margin at a 55% of the level. If I'll be able to maintain those 55% of the margin and I'll be able to control my discounts to the 55%, my EBITDA जो आ जा रहा है, that will every year it will grow. And then automatically impact will grow. ये तो उसमें बहुत सारे contribution है, fine selection, बहुत wide range of product है. आज की तारीख में हम अपनी कंपनी के लेवल की बात करें, इस बार मैं 50 लाख प्लस गारमेंट बेचूंगा. जब मैं 2000 करोड़ की बात करता हूँ, ये 2 करोड़ गारमेंट हो जाएंगे हमारी साइज की कंपनी के लिए. अगर बात करें तो बड़ा नंबर है. तो जब आपके पास वॉल्यूम का गेम होता है, देन यू आर बीन ऑन नेगोशिएशन. हम उस पर सीडी पे भी बात करते हैं, हम प्राइसिंग को प्राइसिंग पे भी बात करते हैं. वल्नरेबिलिटी आती है मार्केट में, कॉटन प्राइसेस पीछे बहुत बढ़ गए थे, वो सारी चीजें फैक्टर करनी पड़ती हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे वी इट ऑल दोज एफर्ट्स are being there to protect that's my gross margin. If I'll be able to maintain my gross margin, जो मेरा आज का तारीख में सॉलिड EBITDA है, मैं बारिंग इंडियन को हटा दूं जो 20% पे हम लैंड कर रहे हैं, जो मैं पैट इस साल 12-13% से लेकर 13% के ऊपर जाऊंगा, ये कंटिन्यूअसली साल दर साल बढ़ता रहेगा और ये सस्टेनेबल है. तो आज की तारीख में सिंपल है, जो कोई 50% से ऊपर का धंधा कर रहा है, 50% से ऊपर के मार्जिन का धंधा कर रहा है, अगर नीचे EBITDA और टॉप लाइन नहीं बढ़ पा रही है या बॉटम लाइन नहीं बढ़ पा रही, तो कहीं बीच की जो कॉस्ट है वहां गड़बड़ है. हमें उसे कंट्रोल करना है. हमें पता है हमने रेंट को और सैलरी उसको कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि मेरे में 2 मेन कॉस्ट है. सैलरी को, रेंटर को हमने कंट्रोल किया है, मार्जिन में लगातार अपने आप को सस्टेन कर रहा हूँ, मेरा नीचे बढ़ रहा है. सो बेसिक्स पे हमने काफी काम करा होगा. हम बेसिक्स को पकड़ के चलते हैं. बेसिक्स मजबूत है, वो प्रोडक्शन के बेसिक्स हो चाहे मेरे खर्चों के बेसिक्स हो. दैट इज व्हाई माय नंबर्स आर बिग कन्वर्टेड. ठीक है, बढ़िया. आई थिंक वेरी वेल आर्टिकुलेटेड. शिवेंद्र जी, नॉर्मली इन आवर बिजनेस वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी लंबी होती है और आप कैसे उसको मैनेज करते हो? आप कह रही थी हर स्टोर में आपको इन्वेंट्री स्टॉक करना पड़ता है, तो उसके बावजूद मैंने देखा आपका वर्किंग कैपिटल इज वेरी टाइटली मैनेज. तो इसका क्या रहस्य है, इसका क्या सीक्रेट है? हाउ डू यू मैनेज योर वर्किंग कैपिटल सो वेल? थैंक यू, आपने इस बात को समझा, क्योंकि नॉर्मली जितने भी मीटिंग होती है ना, उनमें ये होता है कि भाई वर्किंग कैपिटल साइकिल में, क्योंकि इसका बड़ा ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं अगर स्टोर, मेरा इन्वेंट्री इंटेंसिव बिजनेस है, मेरे को इन्वेंट्री